हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड CSGT सुलेजा वेलकमिंग यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज बच्चे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की केस स्टडीज को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बच्चे FCRA एक्ट 2010 की जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये पर्टिकुलर केस स्टडीज़ बच्चे आपके CA फाइनल के स्टडी मैट से ली गई हैं और ये पर्टिकुलर टॉपिक CA फाइनल में भी कवर होता है और साथ ही साथ CS एग्जीक्यूटिव के इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस सब्जेक्ट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो देन आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हो जाएंगी क्योंकि आपको फटाफट से क्विक रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी इन केस स्टडीज़ के थ्रू। और अगर आपने वो टॉपिक अभी पूरी तरीके से नहीं भी पढ़ा या कम पढ़ा है या डाउट्स हैं तो इन पर्टिकुलर केस स्टडीज़ के थ्रू जितने केसेस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन हर केस के साथ मैंने आंसर्स भी लिखे हैं और आंसर्स भी इस तरीके से फ्रेम किए हैं जिससे कि आपको पता लग सके कि एक्चुअल में लॉ में क्या लिखा है जिसकी वजह से केस स्टडी का एक स्पेसिफिक आंसर निकल के आ रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं आज के पर्टिकुलर वीडियो को। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि चैप्टर का नाम लिखा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और अगर इस चैप्टर की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो यहाँ पे ऐसे है कि हम अगर इंडिया में कोई भी इंडिया में रहते हुए अगर फॉरेन से किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन रिसीव करना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन और इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट तो इन दैट सिचुएशन हमारी गवर्नमेंट इस पे FCRA एक्ट के थ्रू एक रेगुलेशन अप्लाई करती है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है। सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बल्कि फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की अपनी स्पेसिफिक डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है और फॉरेन सोर्सेज भी बताए गए हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा होगा जब आपको FCRA एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा या गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होगी। तो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं अपॉन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना पहला केस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले केस में देखिए जैसे लिखा है वेदर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट 2013 having its operation in 2 or more countries is to be treated as a MNC under FCRA। कहते हैं क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। कहते हैं कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट तो इंडिया में हुई अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड हैविंग इट्स ऑपरेशन इन 2 और मोर कंट्रीज और उसका जो बिजनेस है जो उसका काम है वो 2 कंट्रीज से भी ज्यादा में है। हैविंग इट्स ऑपरेशन इन 2 और मोर कंट्रीज। नाउ इज इट ट्रीटेड एज अ MNC अंडर FCRA एक्ट 2010। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या इस पर्टिकुलर कंपनी का हम बोल सकते हैं कि क्या ये कंपनी MNC है। आइए ध्यान से देखते हैं। कहते हैं आंसर तो वैसे लिखा हुआ है नो। कहते हैं ये MNC नहीं है। MNC नहीं है मतलब वैसे अगर आपने MNC पढ़ी होगी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बारे में अगर आपने पढ़ा है 100% आपने पढ़ा है तो कहते हैं जो ये MNCs हैं हम जनरली उनको MNC बोलते हैं जिनका जनरली फॉरेन से कोई रिलेशन हो। लेकिन किस तरीके का रिलेशन आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं एक्सप्लेनेशन टू द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज G स्टेट्स दैट corporation incorporated in a foreign country or territory shall be deemed to be a multinational corporation। क्या लिखा? कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री। कहते हैं ऐसी कॉर्पोरेशन जो इनकॉर्पोरेट हुई है फॉरेन कंट्री में और फॉरेन टेरिटरी पे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। कहते हैं यहीं से हमको आंसर क्लियर हो गया। हम क्योंकि एक्सप्लेनेशन की जब फॉरेन कंपनी की इस FCRA एक्ट में बात करते हैं अबाउट द फॉरेन कंपनी तो उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है कि ऐसी कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री। और हमारे क्वेश्चन में जो केस में कंपनी की बात कही गई थी वो इन इंडिया की बात की गई थी जिसकी वजह से हमने बोला कि वो MNC नहीं है। हाउएवर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री और इन अ फॉरेन टेरिटरी शैल बी डीम्ड टू बी MNC इफ सच कॉर्पोरेशन हैज अ सब्सिडरी और ब्रांच और प्लेस ऑफ बिजनेस इन 2 और मोर कंट्रीज और टेरिटरीज। कहते हैं अगर उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी या उसका कोई ब्रांच या अदर प्लेस ऑफ बिजनेस 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज में हो या फिर दैट पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी इज कैरिंग ऑन बिजनेस और अदरवाइज ऑपरेट्स इन 2 और मोर कंट्रीज और टेरिटरीज। अब अगर हम अपने केसेस से रिलेट करें तो सर ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे केस में भी जो कंपनी थी उसका ऑपरेशन 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियों में था, कंट्रीज़ में था, बट वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया थी। इस वजह से वो इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए MNC नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो पहला केस तो ये बिल्कुल सिंपल सा केस था जो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आते हैं। कहते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमको बोला गया है कि वेदर अर्निंग्स फ्रॉम फॉरेन क्लाइंट्स। कहते हैं अगर आपका कोई फॉरेन कंट्री में कोई फॉरेन क्लाइंट है और आप वहां से कुछ पैसा अर्न कर रहे हो by a person in lieu of goods sold or a services rendered by it
इज इट टू बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन? कहते हैं आपने यहाँ से अपने इंडिया में रहते हुए आपका एक फॉरेन क्लाइंट है और वहाँ पे आप उसको गुड्स सेल करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हो उसके साथ, और इस वजह से फॉरेन क्लाइंट की वजह से आपको अर्निंग हो रही है। क्या ये अर्निंग भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाए? तो आइए ध्यान से देखते हैं। कहते हैं पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कहते हैं एक्सप्लेनेशन 3 टू द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एच स्टेट्स दैट, क्या लिखा है ध्यान से देखिए। कहते लिखा एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया बाय वे ऑफ फी इंक्लूडिंग फीस चार्ज्ड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फ्रॉम फॉरेन स्टूडेंट। कहते हैं अगर कोई फॉरेन कंट्री का कोई फॉरेन स्टूडेंट हमारे इंडिया में पढ़ने आता है तो वो यहाँ पे आके इंस्टीट्यूशन में फीस पे करता है, ठीक है। या सेकंड नंबर लिखा है टूवर्ड्स कॉस्ट इन ल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय सच पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स वेदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। कहते हैं या फिर एक पर्टिकुलर इंडियन को फॉरेन कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर करने की वजह से कुछ पैसा मिल रहा है, कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन अर्निंग फ्रॉम अ फॉरेन क्लाइंट, ठीक है। और थर्ड नंबर पे लिखा है एनी कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम एन एजेंट ऑफ अ फॉरेन सोर्स टुवर्ड्स सच फी और कॉस्ट। और कहते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है एज एन एजेंट ऑफ अ फॉरेन सोर्स, क्योंकि आप किसी फॉरेन सोर्स के एजेंट हो और आपको वहां से कमीशन मिल रही है, आपकी फीस मिल रही है, एजेंसी कमीशन मिल रही है, तो इन दैट सिचुएशन दे ऑल विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। और एक्सप्लेनेशन 3 ने क्लियर कट 3 चीजों को एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। और इन्हीं 3 चीजों में एक हमारा भी पॉइंट था, सेकंड नंबर पॉइंट, जो बात करता था किसके बारे में, कॉस्ट इन ल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और हमारे केस में भी वही पर्टिकुलर मैटर डिस्कस हो रहा था, तभी हम लोगों ने इसका आंसर दिया नो क्या वेदर अर्निंग फ्रॉम फॉरेन क्लाइंट बाय अ पर्सन इन ल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन? नो, बिकॉज एज पर द एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन excludes explanation 3 of the definition of foreign contribution, it excludes earning from foreign clients by a person in lieu of goods sold or services rendered by it, as this is a transaction of commercial nature। और कहते हैं ये सॉर्ट ऑफ डोनेशन नहीं है, ये किसी तरीके की कोई डोनेशन नहीं की जा रही फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स, इट इज जस्ट अ कमर्शियल नेचर ट्रांजेक्शन। ये एक तरीके का बिजनेस है और इसको हम कमर्शियल ट्रांजेक्शन मानते हुए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में कवर नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर हमारे पास क्वेश्चन आया, कैन फॉरेन कंट्रीब्यूशन बी रिसीव्ड इन रुपीस? कहते हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉरेन कंट्री से हमको आ रहा है, फॉरेन सोर्स से आ रहा है, क्या उस कंट्रीब्यूशन को हम रुपीस में रिसीव कर सकते हैं? अगेन सबसे पहले नीचे देखते हैं, कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन है क्या? तो डेफिनेशन नीचे देखिए क्या लिखा है। कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स द डोनेशन, द डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स। कहते हैं किसी भी चीज का डोनेशन, किसी भी चीज की डिलीवरी और किसी भी चीज का ट्रांसफर विच इज बीन मेड बाय फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल, फिर आगे देखिए एनी करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन। इसका मतलब इन्होंने बोला कि अगर आपको फॉरेन कंट्री से करेंसी आ रही है तो वो इंडियन करेंसी भी हो सकती है, फॉरेन करेंसी भी हो सकती है। मतलब अगर इंडिया की बात करें तो रुपीज भी हो सकता है, डॉलर भी हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों करेंसी है, इंडियन भी है और फॉरेन भी है, तो इन दैट सिचुएशन क्या हम रुपीज में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं? यस, आंसर मिल गया। एंड लास्ट में लिखा ऑफ एनी सिक्योरिटी एज डिफाइंड इन SCRA एक्ट एंड इंक्लूड्स एनी फॉरेन सिक्योरिटी एज डिफाइंड इन FEMA, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमको आंसर मिल गया क्या? यस, एनी डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स वेदर इन रुपीज or in foreign currency is to be constituted as foreign contribution under FCRA Act, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इसका मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन हम फॉरेन करेंसी में भी रिसीव कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इसको इंडियन करेंसी में भी रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है। कहते लिखा विल इंटरेस्ट और एनी अदर इनकम अर्नड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीब्यूशन बी कंसिडर्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन? कहते हैं आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया और उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव करने के बाद से हम लोगों ने उसको बैंक अकाउंट में डाले रखा और उस बैंक अकाउंट में वो अमाउंट डाले रहने की वजह से हमको उस पर इंटरेस्ट इनकम हो रही है। क्या दैट इंटरेस्ट इनकम विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन? सपोज ऐसे बोलते हैं कि आपने 10 लाख US$ फॉरेन कंट्रीब्यूशन के तौर पे रिसीव किए और इस पे अब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है विद द रेट ऑफ से 4%। तो सर जो ये 4% वाली इंटरेस्ट इनकम है, क्या ये 4% वाली इंटरेस्ट इनकम जो इंडिया में अराइज हो रही है,
क्या इसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाए? कहते हैं यस। एक्सप्लेनेशन पढ़िए, ध्यान से नीचे देखिए। कहते लिखा एक्सप्लेनेशन टू द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन डिफाइंड अंडर एफसीआरए एक्ट, इट स्टेट्स दैट, ध्यान से देखिए क्या कहते लिखा है, द इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड इन एनी बैंक रेफर टू इन सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। अभी सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 आप आगे पढ़ेंगे भी फर्दर केस स्टडीज। तो एक्सप्लेनेशन 2 का पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट अक्रू हुआ है अपॉन योर फॉरेन कंट्रीब्यूशन विच यू हैव डिपॉजिटेड इनटू एनी बैंक प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 17 और एनी अदर इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट देयरऑन, या आपको किसी और तरीके की इनकम अराइज हुई है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो दे विल आल्सो बी डीम्ड टू बी टर्म्ड एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इसी वजह से हमारा आंसर क्या हो गया, देखिए लिखा है yes, interest or any other income earned from foreign contribution will be the part of the definition of foreign contribution। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको केस नंबर 4 भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 5 पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, कहते लिखा वेदर डोनेशन गिवन बाय एनआरआई इज टू बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कहते हैं डोनेशन आ रहा है कहां से, गिवन बाय एनआरआई। एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन का मतलब है कि वो सिटीजन तो इंडिया का है बट रहता फॉरेन कंट्री में। एनआरआई का मतलब क्या है बच्चे, सिटीजन कहां का है, सिटीजन ऑफ इंडिया बट रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, लेकिन रह आउटसाइड इंडिया रहा है। ठीक है, कहते हैं अगर एनआरआई किसी तरीके का डोनेशन देता है तो क्या उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाए? इसका मतलब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या एनआरआई फॉरेन सोर्स में कवर होता है। तो आइए देखिए क्या लिखा है, कहते हैं डेफिनेशन ऑफ द एक्ट डिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन सोर्स एंड इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। और फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन में कौन कौन से फॉरेन सोर्स हैं, तो पहले नंबर पर लिखा गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री और गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ सच पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री। सेकेंड नंबर पे एनी इंटरनेशनल एजेंसी लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। थर्ड नंबर पे फॉरेन कंपनी, कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, IMNC, एनी अदर कंपनी, ट्रेड यूनियन, फॉरेन ट्रस्ट और फॉरेन फाउंडेशन, सोसाइटी, क्लब, एसोसिएशन, इंडिविजुअल रजिस्टर्ड अंडर आउटसाइड इंडिया। कहते हैं अगर हम इन सब की बात करें तो ये सब तो आर्टिफिशियल पर्सन हो गए। ये सब कैसे पर्सन हो गए, आर्टिफिशियल। नेचुरल पर्सन के लिए बोला तो लिखा सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, ये हमारे काम की चीज है, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। ध्यान रखिए एनआरआई कवर नहीं हुआ, सिटीजन है अगर फॉरेन कंट्री का तो वो फॉरेन सोर्स में कवर होगा। मतलब एनआरआई इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहीं पे भी कवर नहीं होता। इसका मतलब देखिए क्या लिखा है, कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन दिस टू मीन द डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स। कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आप ऊपर भी पढ़कर आए थे और हमने साफ पढ़ा था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन तब, कोई भी कंट्रीब्यूशन तब फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा जब वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में कवर हो। अगर एनआरआई हमको कुछ डोनेशन देता है तो डोनेशन तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो सकता है, डाउट ये है कि वो फॉरेन सोर्स से आना चाहिए। अब हमको ये चेक करना है कि क्या एनआरआई फॉरेन सोर्स में आता है, हमने चेक किया और एनआरआई फॉरेन सोर्स में कवर नहीं होता। इसलिए देयरफॉर कंट्रीब्यूशन मेड बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया living in another country, that is NRI, from his personal savings through normal banking channels is not to be treated as foreign contribution. However, लेकिन safer side रहने के लिए while accepting any such donation from NRI, it is advisable to obtain his passport details to ascertain that he or she is actually an Indian citizen। लेकिन यहाँ पे सेफर साइड रहने के लिए बोला गया है आपसे कि एज सच अगर आप किसी भी तरीके का कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं तो इट इज एडवाइजेबल कि वहाँ पे आप उनसे पासपोर्ट ले लें, जिससे कि आपको प्रूफ करना आसान हो जाए कि येस receiving such contribution from an NRI। and NRI, crux of the story is that NRI is not a foreign source। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर पे आते हैं, केस नंबर 6 पे। और कहते हैं देखिए केस नंबर 6 और केस नंबर 7, केस नंबर 6 ना फॉरेन सोर्स पे डिपेंडेंट है, तो ऊपर हम लोग ऑलरेडी फॉरेन सोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर देना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कहते हैं देखिए क्या लिखा है, वेदर एन इंडिविजुअल ऑफ इंडियन ओरिजिन। कहते हैं क्वेश्चन ये है कि एक इंडिविजुअल है जो इंडियन ओरिजिन का है, हु हैज एक्वायर्ड फॉरेन नेशनैलिटी, लेकिन उसने फॉरेन नेशनैलिटी एक्वायर की हुई है। इंडियन ओरिजिन की फेमा में अपनी एक अलग डेफिनेशन है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक इंडिविजुअल है जो इंडियन ओरिजिन का तो है, लेकिन वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने फॉरेन नेशनैलिटी होल्ड की हुई है। इसका मतलब वो सिटीजन फॉरेन कंट्री का हो गया। क्या इज टू बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन सोर्स? यस, क्योंकि क्वेश्चन हम ऊपर ही पढ़कर आए भी कि फॉरेन सिटीजन अगर है फिर भले ही वो इंडियन ओरिजिन का ही क्यों ना हो,
अगर वो फॉरेन सिटीजन है तो वो एक फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन का पार्ट बन जाएगा। तभी लिखा यस, ऑल सिटीजन्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री आर टू बी ट्रीटेड एज फॉरेन सोर्स। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस पे आते हैं, केस नंबर 7 पे। तो देखिए फटाफट से हमारा क्विकली रिवीजन भी होता चला जा रहा है और हमारे सारे केस कवर होते जा रहे हैं, और इसी तरीके से टोटल 12 केसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, और उसमें से 6 हो भी गए, रिमेनिंग 6 भी डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कहते लिखा है वेदर फॉरेन रेमिटेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम अ रिलेटिव आर टू बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन एज पर FCRA 2010। कहते हैं अगर हमको फॉरेन से हमारा रिलेटिव कुछ अमाउंट रेमिट कर रहा है, अगर हम यहाँ इंडिया में रहते हुए अपने फॉरेन रिलेटिव से कुछ पैसा ले रहे हैं, तो क्या वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाए। कहते हैं सेक्शन 4 आता है, सेक्शन 4। और सेक्शन 4 क्या कहता है, देखो क्या लिखा है। कहते लिखा नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 3 शैल अप्लाई टू द एक्सेप्टेंस बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन दैट सेक्शन ऑफ एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन वेयर सच कंट्रीब्यूशन इज एक्सेप्टेड बाय हिम। कहते हैं सेक्शन 4 की वर्डिंग्स क्या कहती है कि जो सेक्शन 3 में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो सब अप्लाई नहीं होंगी, वो सब अप्लाई नहीं होंगी अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन फॉर्म में रिसीव किया जा रहा है बाय दोज पर्संस हु आर इवन रिस्ट्रिक्टेड। कहते हैं अगर बाय वे ऑफ सैलरी, वेजेस और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन आप पैसा रिसीव कर रहे हो फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो इन दैट सिचुएशन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कह रहे हैं इफ यू आर रिसीविंग सच अमाउंट बाय वे ऑफ पेमेंट in the course of international trade or commerce or in the ordinary course of business, it will again not be treated as a foreign contribution. इसका मतलब अगर आप बिजनेस में पैसा अर्न कर रहे हो फॉरेन कंट्री से तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो यहाँ बैठ के फॉरेन क्लाइंट का, दैट विल ऑल्सो बी नॉट बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फिर थर्ड नंबर पे लिखा इन द सेम मैनर अगर आप एजेंट हैं किसी फॉरेन सोर्स के एंड यू आर गेटिंग सम कमीशन और फी फॉर दैट पर्टिकुलर एजेंसी फंक्शन, अगेन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तभी लिखा है एज एन एजेंट ऑफ अ फॉरेन सोर्स in relation to any transaction made by such foreign source with the central government or the state government. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो हमारे मतलब का जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर ई है। देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम हिज रिलेटिव। अगर आप अपने रिलेटिव से पैसा मंगा रहे हो, अगर आपका रिलेटिव आपको फॉरेन कंट्री से पैसा रेमिट कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है, एनी पर्सन रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। लेकिन जो आप अमाउंट अगर मंगा रहे हो वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है अपने रिलेटिव से, और इक्विवेलेंट देयर टू इन अ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम एनी ऑफ हिज रिलेटिव, then he or she is required to inform the central government by uploading a particular form, that is form FC1 within 30 days from the date of receipt of such contribution. तो 1 लाख रुपए तक अगर आप मंगाते हो रिलेटिव से एज सच कोई कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो इन दैट सिचुएशन उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर इंटीमेट करना होगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपने एज सच इतना पैसा मंगाया है फ्रॉम अ रिलेटिव। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ने के बाद हमको ये पता लग गया कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है। वेदर फॉरेन रेमिटेंसेस रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव टू बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, हम कहेंगे नो, बिकॉज एज पर सेक्शन 4 क्लॉज ई ऑफ FCRA एक्ट एंड अदर रूल्स, क्योंकि वो रिलेटिव का जो 1 लाख रुपए की लिमिट है वो रूल्स में लिखी है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज amount received from relatives are not to be treated as foreign contribution even if received by a person prohibited to receive foreign contribution, क्योंकि सेक्शन 4 में साफ साफ उन्होंने एक्सप्रेसली बोल दिया था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है by any person specified in that section of any foreign contribution। तो दिस इज इन रिगार्ड्स विद केस नंबर 7। आगे बढ़ते हैं बच्चे, केस नंबर 8 पे आते हैं, और केस नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा जरा। कहते लिखा, कैन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पार्टनरशिप फर्म गेट रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन अंडर FCRA। कहते हैं जिसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना होता है, कोई प्रोहिबिशन नहीं कह रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू कहती है कि अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना चाहते हैं तो आप प्रोहिबिटेड कैटेगरी में नहीं आने चाहिए, और अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए हमारे पास, या हमसे प्रायर परमिशन ले लीजिए। अगर हम रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन की बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको रेगुलर इंटरवल्स में कॉन्ट्रीब्यूशन आने वाला है तो आप 5 साल के लिए एक साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, बार बार परमिशन ना लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कंट्रीब्यूशन जो रिसीव हो रहा है वो 1 टाइम के लिए ही आ रहा है, अगली बार नहीं आने वाला या रेयरली कहीं आ सकता है, तो आप प्रायर परमिशन ले लीजिए, फिर आपको एज सच रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक पार्टनरशिप फर्म
रजिस्ट्रेशन करवा सकती है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट टू रिसीव एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन? आइए ध्यान से देखें, लिखा है हु कैन रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। बच्चे जो ये मरून कलर के वर्ड्स में लिखा हुआ है ना, ये सारे लॉ के प्रोविजंस हैं। ये पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके बेसिस पे हम इस पर्टिकुलर केस का आंसर दे रहे हैं ना। तो हु कैन रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कहते हैं एन एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन विच इज हैविंग अ डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम shall accept foreign contribution unless such person obtains a certificate of registration, prior permission from the central government। कह रहे कोई भी एसोसिएशन जिसका कोई डेफिनेट कल्चरल एक्टिविटीज होती हो, इकोनॉमिकल पर्पस हो, एजुकेशनल पर्पस हो, रिलीजियस पर्पस हो, कोई सोशल प्रोग्राम है, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकता है। शर्त बस ये है कि उसके पास प्रायर परमिशन होनी चाहिए या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और आता है कि क्या गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोहिबिट किया हुआ है? तो कहते देखो लिखा विच आर द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स स्पेसिफिकली डिबार्ड फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। कहते हैं अब अगर हम ये लिखा है ना हु कैन रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर ये कंपनी और पार्टनरशिप फर्म ये प्रूफ कर दे कि वो जो पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रही है वो किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज होने वाला है, या वो ये कल्चरल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल प्रोग्राम के लिए यूज होने वाला है, तो वो मंगा सकती हैं। डाउट ये भी है कि क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को डिबार किया गया फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन? कहते हैं यस। कहते हैं अगर इनमें कोई कंपनी फॉल कर रही है तो भैया फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारा आंसर हमको मिल चुका है कि एक पार्टनरशिप फर्म और एक प्राइवेट कंपनी बिल्कुल फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है। लेकिन लिखा है यस, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू में सीक prior permission registration for receiving any foreign funds, but in case they wish to do some charitable work at some point of time, but इस चैरिटेबल पर्पस के लिए ही डोनेशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नाउ कमिंग अपॉन अवर क्वेश्चन कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स हैं जिनको स्पेसिफिकली डिबार किया गया है कि वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रिसीव कर सकते। कहते हैं द फॉलोइंग आर द पर्सन्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस, लाइक लिखा कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, ऐसे कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े होने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर लिखा है करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। कहते हैं कि ये गलत अफवाह ना फैलाई जाए, न्यूज़पेपर एजेंसीज को इस वजह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और हर तरीके के हर पर्टिकुलर पर्सन को जो उस न्यूज़पेपर के थ्रू रिलेटेड हो सकता है उनको मना कर दिया गया। ठीक है, जज, हमारे इंडिया का कोई जज, किसी कोर्ट का जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ एनी एंटिटी कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय एनी मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेयरर देयर ऑफ, पॉलिटिकल पार्टी ये फंड रिसीव नहीं कर सकती, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर एज में बी स्पेसिफाइड, इसकी डेफिनेशन रूल्स में लिखी हुई है, और एनी अदर एसोसिएशन और कंपनीज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज़ और ऑडियो विजुअल न्यूज़ और करंट अफेयर प्रोग्राम्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मोड और फॉर्म और एनी अदर मास कम्युनिकेशन, या इन्हीं एसोसिएशन से रिलेटेड कोई करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर ऑफ द एसोसिएशन और कंपनी एज डिफाइंड अबव। तो अगर आपकी कंपनी इन सब किसी पर्टिकुलर, जैसे अब देखिए आपकी कंपनी तो इलेक्शन में खड़ी हो नहीं सकती, लेकिन ये हो सकता है कि आपकी कंपनी अगर न्यूज़पेपर कंपनी चलाती, न्यूज़पेपर पब्लिशर है आपकी कंपनी, तो इन दैट सिचुएशन आप रिसीव नहीं कर पाओगे, और अगर एज सच आप इनमें कहीं फॉल कर जाओगे तो भी नहीं रिसीव कर पाओगे। बट हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट था और नॉर्मल पूछा गया था कि क्या एक प्राइवेट कंपनी या फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर क्या एक पार्टनरशिप फर्म फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकती है। तो एज सच हमको कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखी लॉ में, तो इस वजह से येस इट कैन रिसीव दैट पर्टिकुलर फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बट आफ्टर गेटिंग परमिशन और आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड इटसेल्फ विद द एफसीआरए अथॉरिटीज। ठीक है, नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, क्या एक इंडिविजुअल और एक एचयूएफ can be given registration or prior permission to accept foreign contribution in terms of section 11 of FCRA। अगेन हमारे पास क्वेश्चन आया, सेक्शन 11 अगर अगेन क्या कह रहा है, ध्यान से, इट रिक्वायर्स दैट पर्सन, सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 ध्यान से देखिए क्या लिखा है, कह रहे हैं सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 कहता है एनी पर्सन हैविंग अ डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम shall accept foreign contribution if such person obtains a certificate of registration। ये हम ऊपर भी पढ़कर आए थे। अब हम कहते हैं ये पर्सन की डेफिनेशन क्या कहती है, आओ कहते हैं इसी एफसीआरए एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई और लिखा पर्सन इंक्लूड्स, कहते हैं पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, a HUF, an association, a company registered under section 25 of the Companies Act, now section 8 of Companies Act 2013, section 8 company,
कहते हैं ये चारों पर्सन्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं और यहाँ पे भी वर्ड यूज हुआ है पर्सन। तो बताइए क्या एक पर्टिकुलर पर्सन किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए, कल्चरल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस पर्पस के लिए अगर डोनेशन रिसीव करना चाहे तो क्या कर सकता है? यस, तभी हम लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं यस। द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इन FCRA एक्ट इंक्लूड्स एनी इंडिविजुअल और HUF अमंग अदर्स। एज सच एन इंडिविजुअल और HUF इज ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर प्रायर परमिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो येस, दे कैन गेट द परमिशन टू रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। हाँ, बट जो डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जाएंगे वो उनको देने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट केस, दैट इज केस नंबर 10 says whether organization under central or state government are required to obtain registration or prior permission under FCRA Act 2010 for accepting foreign contribution। क्वेश्चन फिर आता है हमारे पास, और अब यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की, ऑर्गेनाइजेशंस अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रहे हैं, क्या उनको भी प्रायर परमिशन चाहिए फॉर रिसीविंग एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉरेन सोर्स? ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं यस, क्योंकि ये कहीं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं है, हर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन ध्यान से एक समझिएगा, अभी 30 जनवरी 2020 को, लाइक से लास्ट ईयर, एक नोटिफिकेशन आया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, और वहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को एग्जेम्प्ट किया गया था। तभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कहते हैं यस, ऑर्गेनाइजेशंस अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड to get prior permission or registration before receiving any foreign contribution from any foreign source। लेकिन however देखिए, all bodies constituted or established by or under any central act or state act requiring to have their accounts compulsorily audited by CAG, they will be exempted from the operation of all of the provisions of FCRA। कहते हैं अगर कोई बॉडी ऐसी है जो सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट के थ्रू बनी हुई है, एस्टैब्लिश की गई है, और वो पर्टिकुलर बॉडी को CAG से अपना परमानेंट ऑडिट करवाना ही पड़ता है, कंपलसरी है कि CAG उनके अकाउंट्स की ऑडिट करती है, तो उनके ऊपर FCRA के प्रोविजंस फॉलो नहीं होते, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ गए। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अकाउंट CAG ऑडिट करता है, तो इन दैट सिचुएशन उनको FCRA के प्रोविजंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या ये नोटिफिकेशन कहती है। तो देखिए नोटिफिकेशन मैंने आपको नीचे दी हुई है, और नोटिफिकेशन में देखिए लिखा है, कहते हैं सेक्शन 50 में पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तभी लिखा सेक्शन 50 ऑफ द एक्ट गिव्स पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट सर्टेन पर्सन्स इन सर्टेन केसेस, एंड दिस सेक्शन सेज दैट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक टू डू सो, देन इट मे बाय ऑर्डर and subject to such condition as may be specified in the order exempt any person, any association, any organization, but organization should not be a political party। कभी भी political party को आप exempt नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऊपर वाली कैटेगरी में, prohibited कैटेगरी में आ रहा था, और any individual not being a candidate for election, क्योंकि ये भी ऊपर prohibited कैटेगरी में आ गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिबार किया हुआ था। ठीक है, from the operation of all or any of the provision of this act। तो सेक्शन 50 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि अगर वो किसी पर्सन को, इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को एग्जाम करना चाहे तो कर सकते हैं। उसी पावर का एक्सरसाइज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली, और देखिए लिखा है, नाउ देयरफॉर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 50 ऑफ FCRA द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय एग्जेम्प्ट्स ऑल द सेड ऑर्गेनाइजेशन from the operation of all the provision of said act with effect from the date of publication of this order, that is 30th January 2020। और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते हैं लिखा है, वेयर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी एंड एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक टू एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन नॉट बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, ध्यान से, constituted or established by or under a central act or state act or by any administrative or executive order of the central government or any state government and wholly owned by the respective government, and most important, to have their accounts compulsory audited by CAG or any of the agency of CAG from the operation of the Foreign Contribution Regulation Act। तो ऐसी सिचुएशन में उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इस पर्टिकुलर एक्ट के परमिट से बाहर रख दिया जाएगा। और हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था, बट हम ऐसे बोलेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसके अकाउंट्स CAG ऑडिट करता है तो वो एग्जेम्प्ट है, अगर CAG ऑडिट नहीं करता, अगेन वो बॉडी या कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का ही है, तो इन दैट सिचुएशन उसको परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, Now coming upon case number 11, ध्यान से देखिए क्या कहता है। कहता लिखा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड टू एन NGO ऑन 1 जनवरी 2014। कहते हैं 1 जनवरी 2014 को एक NGO को एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया था अंडर FCRA। Now a request for the renewal of the certificate was received by the central government। और अब उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के रिन्यूअल की
एप्लीकेशन आई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बाय 30 जून 2018, ठीक है। बट द रिक्वेस्ट वॉज नॉट अकम्पनीड बाय द रिन्यूअल फी। कहते हैं जो रिक्वेस्ट आई है वो आई है 30 जून 2018 को। कहते हैं बिल्कुल ठीक है। कहते हैं एप्लीकेशन तो रिसीव हो गई है लेकिन उसके साथ जो अमाउंट आना चाहिए था रिन्यूअल फीस का वो नहीं आया, बिना फीस के रिन्यूअल की एप्लीकेशन आई। Now comment on the validity of the registration certificate issued on 1 जनवरी 2014। पहले देखते हैं कि लॉ में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, जो मैंने मार्क किया उसको पढ़िए। कहते हैं सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट डिफाइंस पीरियड फॉर अप्लाइंग रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट। कहते हैं सेक्शन 16 को अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है कि आप अपने इशूड सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना चाहते हैं तो कितने टाइम के अंदर आपको कराना होगा, ठीक है। कहते हैं इट स्टेट्स दैट एवरी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट। कहते हैं सेक्शन 16 कहता है कि कोई एवरी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट shall have such certificate renewed within 6 months before the expiry of the period of the certificate। कहते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर, एक्सपायरी होने के 6 महीने के अंदर अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा लीजिए, ठीक है। हमारे केस में अगर हम बात करें डेट्स की तो डेट हमारे यहाँ जो सर्टिफिकेट इशू हुआ वो हुआ 1 जनवरी 2014। 5 साल की वैलिडिटी अगर माने हम तो 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 5 साल की वैलिडिटी हमारी खत्म होती है 31 दिसंबर 2018 को। हाउएवर हमारा जो एनजीओ है उसने 30 जून 2018 बिल्कुल 6 महीने पहले ही अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीस नहीं दी। नीचे देखिए क्या लिखा है, द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ द सर्टिफिकेट शैल बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म FC3C, ठीक है। इन केस नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रिसीव्ड। साफ साफ लिखा है कि अगर एप्लीकेशन नहीं आती रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन तो सच एप्लीकेशन इज नॉट अकम्पनीड, या फिर सच एप्लीकेशन इज नॉट अकम्पनीड बाय द रिक्विसाइड फीस। तो इसको मार्क कर लेते हैं, इन केस नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रिसीव्ड और सच एप्लीकेशन इज नॉट अकम्पनीड बाय द रिक्विसाइड फी, then in that situation the validity of the certificate of registration of such person shall be deemed to have been ceased from the date of completion of the period of 5 years the date of grant date of registration। कहते हैं अगर रिन्यूअल की एप्लीकेशन नहीं आई या एप्लीकेशन आई बट प्रॉपर अमाउंट फीस नहीं आया तो इन दैट सिचुएशन 5 साल के बाद वो पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा, उसको रिन्यू नहीं किया जाएगा। और हमारे केस में भी ऐसा ही हुआ था, इसी वजह से हम भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं रिव्यू करेंगे। तभी लिखा इन द इंस्टेंट केस ऑल्दो एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड but it was not accompanied by the renewal fee, therefore the validity of the registration certificate which was issued on 1 January 2014 shall be deemed to have been lapsed with effect from the close of the day of 31st December 2018। क्लियर। चलो तुम्हारा केस नंबर 11 भी खत्म होता है और अब नाउ कमिंग अप ऑन द लास्ट केस, दैट इज केस नंबर 12, और ये आज की वीडियो का लास्ट केस होगा। इसके बाद ये पर्टिकुलर वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, तो आइए इसको भी कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बी मिक्स्ड विद लोकल रिसिप्ट्स। कहते हैं कि क्या जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है क्या हम इसको लोकल रिसिप्ट्स के साथ मिक्सअप कर सकते हैं, मतलब जो हमारा नॉर्मल अकाउंट चल रहा है लाइक सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, क्या उन्हीं में हम फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिसीव कर सकते हैं। कहते हैं नो, अ बिग नो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी डिपॉजिटेड और यूटिलाइज्ड फ्रॉम द बैंक अकाउंट बीइंग यूज्ड फॉर डोमेस्टिक फंड्स। कहते हैं इसका अकाउंट बिल्कुल अलग बनेगा, आप इसके अकाउंट को अपने नॉर्मल डोमेस्टिक अकाउंट से मिक्सअप नहीं कर सकते। इसके बारे में देखिए मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैटर लिखा है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अमेंड हुआ था। तभी देखिए क्या लिखा है, कहते लिखा एवरी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट और प्रायर परमिशन अंडर सेक्शन 12 शैल रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ही है बच्चे। कहते हैं एवरी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन और हु हैज बीन ग्रांटेड एनी सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 12 शैल रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली इन एन अकाउंट डेजिग्नेटेड एज FCRA अकाउंट बाय द बैंक। कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक FCRA अकाउंट डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में ही वो पैसा मंगा सकते हैं, उसके अलावा किसी और में नहीं मंगा सकते, ठीक है। कहते हैं सच FCRA अकाउंट शैल बी ओपन बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ रेमिटेंसेज ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन सच ब्रांच ऑफ SBI at New Delhi as the central government may by notification specify in this behalf। और कहते हैं जो ये FCRA अकाउंट आप बनाओगे, जिस FCRA अकाउंट में आपके पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा, ये FCRA अकाउंट कहाँ खुलेगा। कहते हैं ये FCRA अकाउंट खुलेगा विद द ब्रांच ऑफ SBI एट न्यू दिल्ली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस ब्रांच को नोटिफाई करेगी उसी ब्रांच में आपको पैसा मंगाना होगा। संसद मार्ग पे एक SBI ब्रांच है जिसको नोटिफाई किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे FCRA अकाउंट आपके वहीं खुलेंगे, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर मेन सेक्शन का एक प्रोवाइजो है, वो प्रोवाइजो देखो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन में आल्सो ओपन अनदर FCRA अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक ऑफ हिज चॉइस फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग और यूटिलाइजिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन व्हिच हैज बीन रिसीव्ड इन FCRA अकाउंट इन द स्पेसिफाइड ब्रांच ऑफ SBI। प्रॉब्लम क्या थी कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो चेन्नई में है और वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है,
कह रहे हैं आपको चेन्नई में रहने वाले पर्सन को क्या दिल्ली में अपना FCRA अकाउंट बनाना होगा? कहते हैं यस बिल्कुल बनाना होगा। तो फिर सर वो अगर उसको कभी पैसा निकालना हो तो क्या वो दिल्ली वाले FCRA अकाउंट से निकालेगा? तो कहते हैं ध्यान से सुनो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन सबसे पहली बार रिसीव आपके FCRA अकाउंट में ही होगा जो दिल्ली की SBI ब्रांच होगी। फिर FCRA अकाउंट में जब आपके पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ जाए तो आप अपनी चॉइस का कोई भी डेजिग्नेटेड ब्रांच सेलेक्ट करिए, वहां पे अपना एक FCRA अकाउंट खुलवाइए और ये सारा पैसा उस FCRA अकाउंट में ट्रांसफर करवा लीजिए। यहाँ गवर्नमेंट चाहती क्या है कि ये पहली बार जो आपका इनिशियल रिसीव हो, जो इनिशियल रेमिटेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, वो इस दिल्ली वाली एक ही ब्रांच में हो, जिससे कि कंट्रोल कर पाना आसान हो, जिससे कि मॉनिटरिंग करना आसान हो कि पैसा कहाँ कहाँ से किसके किसके पास आ रहा है। फिर इस FCRA अकाउंट से, इस दिल्ली वाली ब्रांच के FCRA अकाउंट से किसी दूसरे डेजिग्नेटेड ब्रांच के FCRA अकाउंट में मंगा लीजिए। वही प्रोवाइजो में लिखा है, ठीक है। फिर एक प्रोवाइजो दिया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच पर्सन में आल्सो ओपन वन और मोर अकाउंट्स इन वन और मोर शेड्यूल्ड बैंक ऑफ हिज चॉइस टू विच ही में ट्रांसफर यूटिलाइज एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगर वो एक से ज्यादा डेजिग्नेटेड ब्रांच में एक से ज्यादा FCRA अकाउंट खुलवाना चाहे वो भी ठीक है, हम उसके लिए भी अलाउ कर रहे हैं, लेकिन पहली बार जब अमाउंट आएगा तो वो दिल्ली की उसी SBI ब्रांच में आएगा जो FCRA अकाउंट खुलवाया जाएगा सबसे पहला, ठीक है। और कहते हैं ये क्या पर्पस था, तो लिखा हुआ है द एम ऑफ सेक्शन 17 appears to be ensure that all foreign contribution received into countries routed through SBI branch at New Delhi and the recipient may also open other accounts with other scheduled banks also, लेकिन वो अपनी ऑपरेशनल कन्वीनियंस के लिए कर रहा है, बट द इनिशियल रिसिप्ट shall be into FCRA account with designated branch of SBI in New Delhi. Later on अगर वो ट्रांसफर करना चाहे करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं ऑल्दो ये प्रोसेस थोड़ी आपको कम्बरसम लग रही है, बट यहाँ पे दिल्ली में FCRA अकाउंट बनाने के लिए आपको फिजिकली विजिट नहीं करना होगा चेन्नई से, आप ऑनलाइन सारा काम करवा सकते हो। दिस समवॉट कम्बरसम प्रोसीजर वुड अपैरेंटली इंश्योर टाइटर मॉनिटरिंग बोथ एट सोर्स as well as the destination of the foreign contribution। लेकिन ये किया इसलिए गया है जिससे कि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके कि कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से किसके किसके पास आ रहा है। तो बच्चे दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये 12 की स्टडीज के थ्रू इस पर्टिकुलर चैप्टर के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज मेरे से पूछिए। अदरवाइज जब आप ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको ये केसेस बहुत ही इजी लगने लग जाएंगे और एक जगह सब कुछ मिल जाएगा आपको, तो उसका प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने बच्चे और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और जैसा भी आपको जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो आपको चाहिए हो प्लीज़ आपको नीचे कमेंट करिए और वहाँ पर बताइए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए चैप्टर की केस स्टडीज़ के साथ। टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे, बाय बाय।